स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। चलिए शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न के साथ। आईआईटी रुड़की के शोधकर्ताओं ने हिमालयी क्षेत्र में होने वाली कौन सी घटनाओं से पूर्व भविष्यवाणी करने के लिए एक फ्रेमवर्क विकसित की है जो कम से कम 6 घंटे पहले चेतावनी देती है? ए भूस्खलन, बी भूकंप, सी वनाग्नि, डी बाढ़। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए भूस्खलन। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। हाल ही में आईआईटी रुड़की के शोधकर्ताओं ने वर्षा पैटर्न का विश्लेषण करके कम से कम 6 घंटे की पूर्व चेतावनी देकर हिमालय क्षेत्र में भूस्खलन होने से पहले भविष्यवाणी करने के लिए एक फ्रेमवर्क विकसित की है। यह अध्ययन एक सहकर्मी समीक्षित वैज्ञानिक पत्रिका में प्रकाशित हुआ है और इसे भारत में अपनी तरह का पहला अध्ययन माना जाता है। मौसम विज्ञान, जल विज्ञान, भू आकृति विज्ञान, रिमोट सेंसिंग और भू तकनीकी इंजीनियरिंग जैसे विभिन्न क्षेत्रों में विशेषज्ञों की संयुक्त विशेषज्ञता ने एक ऐसी विधि का निर्माण किया है जो मौसम विज्ञान मॉडलिंग को मलबे के प्रवाह के संख्यात्मक सिमुलेशन के साथ जोड़ती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की पहले प्रश्न के साथ। भारतीय विविध परिषद की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ए 1961, बी 1970, सी 1976 या डी 1984। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए 1961। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। भारतीय विधिज्ञ परिषद भारतीय बार को विनियमित करने और प्रतिनिधित्व करने के लिए अधिवक्ता अधिनियम 1961 के तहत संसद द्वारा बनाई गई एक संवैधानिक निकाय है। विनियामक कार्य अधिवक्ताओं के लिए पेशेवर आचरण और शिष्टाचार के मानक निर्धारित करना, अनुशासनात्मक कार्यवाहियों के लिए प्रक्रियाएं स्थापित करना, भारत में विधिक शिक्षा के लिए मानक निर्धारित करना और योग्य कानून डिग्री को मान्यता, अन्य दायित्व, अधिवक्ताओं के अधिकारों, विशेषाधिकारों और हितों की रक्षा करना आदि। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की वार्षिक रिपोर्ट में प्लास्टिक की खपत में वृद्धि पर प्रकाश डाला गया है? ए बिहार, बी उत्तर प्रदेश, सी राजस्थान, डी हरियाणा। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी हरियाणा। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में प्लास्टिक अपशिष्ट उत्पादन में 1,79,406.5 टन की वृद्धि हुई है, जो वर्ष 2022 के 1,29,866.7 टन से 38% अधिक है। इस अपशिष्ट का लगभग 14% लैंडफिल में निपटान किया गया था। रिपोर्ट में राज्य में प्लास्टिक की खपत में वृद्धि पर प्रकाश डाला गया है, जिससे संभवतः अधिक प्लास्टिक अपशिष्ट का उत्पादन हो रहा है। यह विकास चिंताजनक है क्योंकि यह अपशिष्ट प्रबंधन के लिए बाधाएं उत्पन्न करता है और इसके स्थायी पर्यावरणीय परिणाम हो सकते हैं। विशेषज्ञों का सुझाव है कि इस समस्या के समाधान में प्लास्टिक के उपयोग में कटौती करना और पर्यावरण अनुकूल विकल्पों को अपनाने को प्रोत्साहित करना शामिल है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उत्तराखंड के किस जिले में बद्रीनाथ मंदिर स्थित है? ए नैनीताल, बी रुद्रप्रयाग, सी चमोली, डी देहरादून। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी चमोली। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। उत्तराखंड में गढ़वाल हिमालय में स्थित बद्रीनाथ मंदिर के कपाट सर्दियों के मौसम के दौरान बंद रहने के बाद 12 मई 2024 को भक्तों के लिए खोले गए। मंदिर के कपाट खुलने के साथ ही बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री की 4 धाम यात्रा शुरू हो गई। 6 महीने तक बंद रहने के बाद बद्रीनाथ मंदिर के कपाट खोले गए और वैदिक मंत्रोच्चार के साथ अनुष्ठान किए गए तथा ढोल बजाए गए। अक्षय तृतीया के अवसर पर केदारनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री मंदिर के कपाट भक्तों के लिए खोले गए। बद्रीनाथ मंदिर, यह मंदिर विष्णु को समर्पित 108 दिव्य देशमों में से एक है, जो वैष्णवों के लिए पवित्र मंदिर है, जिन्हें बद्रीनाथ के रूप में पूजा जाता है। यह उत्तराखंड के चमोली जिले में अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न है, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को संसद द्वारा किस वर्ष अनुमोदित किया गया था? ए 2020, बी 2021, सी 2022 या डी 2023। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी 2023। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। सूत्रों के मुताबिक सरकार वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत उत्तराखंड और सिक्किम में चीन सीमा पर बनने वाली प्रत्येक किलोमीटर सड़क के लिए 2 करोड़ रुपए से अधिक खर्च कर सकती है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम यह एक केंद्रीय वित्त पोषित कार्यक्रम है, जिसकी घोषणा केंद्रीय बजट वर्ष 2022 से 23 में उत्तर में सीमावर्ती गाँवों को विकसित करने और ऐसी सीमावर्ती गाँवों के निवासियों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लक्ष्य के साथ की गई है। इसमें हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और लद्दाख के सीमावर्ती क्षेत्र शामिल होंगे। इसके तहत 2,963 गांवों को कवर किया जाएगा, जिनमें से 663 को पहले चरण में कवर किए जाएंगे। ग्राम पंचायतों की सहायता से जिला प्रशासन द्वारा वाइब्रेंट विलेज एक्शन प्लान बनाए जाएंगे। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम की वजह से सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के साथ ओवरलैप की स्थिति उत्पन्न नहीं होगी। अगला प्रश्न है,
उत्तराखंड उच्च न्यायालय उत्तराखंड के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? ए देहरादून, बी नैनीताल, सी उत्तरकाशी, डी टिहरी गढ़वाल। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी नैनीताल। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने उत्तराखंड राज्य सरकार को 1 महीने के भीतर अपने परिचालन को नैनीताल से बाहर ले जाने अर्थात स्थानांतरण के लिए एक नई साइट का पता लगाने का निर्देश दिया है, यह कहते हुए कि यह कदम जनता के सर्वोत्तम हित में है। न्यायालय ने रजिस्ट्रार जनरल को इस मुद्दे पर अधिवक्ताओं और आम जनता से सुझाव लेने के लिए एक पोर्टल बनाने का भी निर्देश दिया। उच्च न्यायालय को हल्द्वानी के गौलापार में स्थानांतरित करने के राज्य सरकार के पूर्व प्रस्ताव पर उच्च न्यायालय ने कहा कि इस उद्देश्य के लिए निर्धारित भूमि में 75% वन क्षेत्र था और क्षेत्र में निर्माण से वनों की कटाई होगी। अगला प्रश्न है, विदेशी विषयक अधिनियम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ए 1930, बी 1946, सी 1952, डी 1958। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी 1946। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा मिलते ही राज्य में नागरिकता संशोधन कानून यानी CAA 2019 लागू किया जाएगा। नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA 2019 के बारे में। CAA पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से 6 गैर दस्तावेज गैर मुस्लिम समुदायों हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई को धर्म के आधार पर नागरिकता प्रदान करता है, जिन्होंने 31 दिसंबर 2014 को या उससे पूर्व भारत में प्रवेश किया था। यह 6 समुदायों के सदस्यों को विदेशियों विषयक अधिनियम 1946 और पासपोर्ट अधिनियम 1920 के तहत किसी भी आपराधिक मामले से छूट देता है। दोनों अधिनियम अवैध रूप से देश में प्रवेश करने और वीजा वैधता समाप्त होने व परमिट पर यहाँ रहने के लिए सजा निर्दिष्ट करते हैं। अगला प्रश्न है, केदारनाथ धाम निम्नलिखित में से उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? ए उत्तरकाशी, बी अल्मोड़ा, सी चमोली, डी रुद्रप्रयाग। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी रुद्रप्रयाग। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। केदारनाथ धाम, यह मंदिर उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। यह मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है। यह भारत में 12 ज्योतिर्लिंगों यानी भगवान शिव के दिव्य प्रतिनिधित्व में से एक है। अगला प्रश्न है, IUCN रेड लिस्ट में चीयर तीतर की स्थिति क्या है? ए सुभेद्य, बी संकटग्रस्त, सी कम चिंतनीय, डी संकटापन्न। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए सुभेद्य। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। वन विभाग के अनुसार उत्तराखंड में प्रत्येक वर्ष घटित होने वाली वनाग्नि क्षेत्र के बहुमूल्य वन संसाधनों जैसे पेड़ पौधों, झाड़ियों, जड़ी बूटियों और मृदा की मोटी उर्वर परतों को काफी नुकसान पहुंचाती है। चीयर तीतर, कलिज तीतर, रूफस बेली कटफुड़वा, कॉमन रोज, चॉकलेट पेंसी एवं कौवा जैसी एवियन प्रजातियों का प्रजनन काल मार्च से जून तक होता है और यही वह अवधि है जब इस क्षेत्र के वनों में सबसे अधिक आगजनी की घटना होती है। चीयर तीतर, जिसे वालिश तीतर के नाम से भी जाना जाता है, तीतर वर्ग फाशियनाइड की एक सुभेद्य प्रजाति है। यह कैटरेस प्रजाति का एकमात्र सदस्य है। IUCN रेड लिस्ट में इसकी स्थिति सुभेद्य है। साइट्स स्थिति परिशिष्ट वन WPA अनुसूची 1। तो चलिए अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। सुशील कुमार मोदी, जिनका हाल ही में निधन हो गया, निम्नलिखित में से किस राज्य के पूर्व उप मुख्यमंत्री थे? ए राजस्थान, बी उत्तर प्रदेश, सी बिहार, डी हरियाणा। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।